In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today our topic is enवायरमेंटल लॉ का केस 2 आज हमने डिस्कस करना है। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा केस 1 था, जिसके अंदर हमने असफल्ट प्लांट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो हमारा असफल्ट प्लांट्स हैं, इसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि कैसे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, और डिसीजन में यही आया था कि जो असफल्ट प्लांट्स हैं उन्हें वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, इनके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। और ये डिसाइड किया गया था बाय अपॉइंटिंग यानी कमीशन, जब उन्होंने कोई कमीशन अपॉइंट किया था तब। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में हमने पढ़ना है, आज हमने सेकंड केस को डिस्कस करना है, जिसके अंदर जो पार्टीज होंगी वो हमारी गवर्नमेंट यानी कि वापडा के अगेंस्ट केस होगा। ठीक है, तो ये केस जो 1991 का था और 1994 का आज हमने केस पढ़ना है। और इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हमारी सुप्रीम कोर्ट होगी, जबकि अदर जो केस था वो हमारा हाई कोर्ट में था। पाकिस्तान लीगल डिसीजन PLD में इसको रिपोर्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट 693 में, आप जाके इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस लास्ट pertaining environmental pollution पर बना है शीला जिया वर्सेस वापडा। दो पार्टी थी, शीला जिया वर्सेस वापडा। दो पार्टीज आपसे पूछी जा सकती हैं। 1994 का केस, उसके अंदर कौन सी दो पार्टी थी? उसके अंदर ये दो पार्टी थी, शीला जिया वर्सेस वापडा केस PLD। और इसकी ये साइटेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये साइटेशन को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो in this landmark case, the resident challenges the construction of high-voltage electricity grid station by the WAPDA in the residential area. इस लैंडमार्क केस के अंदर ये बात थी कि जो रेजिडेंट प्लेस है जहाँ पर रेजिडेंशियल लोग रहते हैं, इसके अंदर चैलेंज ये था कि कंस्ट्रक्ट किया गया था हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हाई वोल्टेज पे क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला जो ग्रिड स्टेशन है उसे किया गया था, उसे बनाया गया था बाय द वापडा के जरिए इन द रेसिडेंशियल एरिया। किधर बनाया गया था? रेसिडेंशियल एरिया। सही है, इसको कट कर रिलीज करें, इसको खराब हो गया। तो इसको रेसिडेंशियल एरिया के अंदर बनाया गया था। समझ आ गई आपको? और उसके बाद दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड possess serious health risks and the violated the fundamental right। इससे नतीजा ये होता था कि क्लेमिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने क्लेम किया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो पोजेस्ड होती हैं यानी कि खारिज होती हैं सीरियस हेल्थ रिस्क, जिससे सीरियस हेल्थ इश्यूज पैदा होते हैं, एंड वायलेटेड द फंडामेंटल राइट। और इससे क्या होती है? फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है। दो बातें इसमें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं वो पोजेस्ड होती हैं, एक बात ये हो गई, हेल्थ रिस्क जिससे होता है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कि वायलेटेड देयर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हमने ये बात पढ़ा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंसान का राइट है कि उसे इन्वायरमेंट साफ दिया जाए, ये इंसान का फंडामेंटल राइट है। तो दो चीज़ें इसमें ये होगी। आगे द पिटिशन वाज इंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसे इंटरटेन किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये भी क्वेश्चन MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में भी, इंटरव्यू में भी, कि इसे इंटरटेन किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर द आर्टिकल 184 सेक्शन 3 as a matter of public importance concerning the enforcement of fundamental rights। 184 के अंदर इसकी रिट फाइल की गई थी। आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 184 है उसके अंडर रहकर इसकी पिटीशन फाइल की गई थी फॉर द प्रोहिबिशन कह रहे हैं आप। ठीक है, जो पिटीशन राइट होता है इंसान को वो। अब द कोर्ट एग्जामिन द राइट टू लाइफ। कोर्ट ने क्या किया? एग्जामिन किया। किस चीज़ को किया? द राइट ऑफ लाइफ। उसने क्या किया? जो इंसान का ज़िंदगी का राइट है उसको एग्जामिन किया अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 9 है उसको एग्जामिन किया, एंड इंक्लूड द राइट टू क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट। और ये भी एग्जामिन किया कि जो राइट है वो क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट हो। अगर इन्वायरमेंट इंसान का फंडामेंटल राइट है तो ये भी इंसान के राइट्स में शामिल है कि ये हेल्थी और नीट एंड क्लीन हो। सही है। Although the scientific evidence regarding the health hazards was not conclusive, the court adopted the precautionary
Precautionary principle holding that the lack of scientific certainty should not prevent the measure to protect the environment. Although the scientific evidence regarding health hazards, जो हमारे साइंटिफिक एविडेंस थे उनके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग उनके हेल्थ हजर्स जो थे वो तो हेल्थ का नुकसान था, लेकिन नॉट कंक्लूसिव कोर्ट अडॉप्टेड द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। जो कोर्ट ने प्रिंसिपल अडॉप्ट करने का कहा था वो उन्होंने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं किया था। होल्डिंग दैट द लेक ऑफ साइंटिफिक सर्टेनिटी, इसके अलावा इसके अंदर कमी थी कि जो साइंटिफिक सर्टेनिटी है उसकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी थी, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। जो रूल्स रेगुलेशन साइंटिफिकली होने चाहिए थे लोगों के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें अडॉप्ट नहीं किया गया था। शुड नॉट प्रिवेंट द मेयर प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और कुछ ऐसे उन्होंने रूल्स रेगुलेशन या कह लें कि तो बेसिकली इसके अंदर जो बात की गई थी वो ये थी कि इसके अंदर कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे और कुछ हजर्स जो थे वो नुकसानदेह थे हेल्थ के लिए। और उसके अलावा इसके अंदर जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स थी उनको फॉलो नहीं किया गया था। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स बच्चों वो होते हैं जैसे कि नोटिस देना, पब्लिक को नोटिस देना चाहिए था कि हम ये काम कर रहे हैं, और अगर वो परमिट करते तो वो क्या करते वहाँ पे अपने जो न्यूक्लियर पावर है उसको यूज़ करते। ठीक है, पब्लिक से परमिशन नहीं ली थी, जो प्रोसीजर से अडॉप्ट नहीं किया था। और ये देखा गया था कि शुड नॉट प्रिवेंट द मेयर प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट द सुप्रीम कोर्ट दैट टर्म लाइफ। सुप्रीम ने कोर्ट ने क्या किया कि उसने किसी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी द टर्म लाइफ। लाइफ को उसने देखा कि इसमें लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू द जो हमारी वायलेशन इलेक्ट्रिकल ग्रिड से वायलेशन जो खारिज होती हैं, वोल्टेज जो है उससे जो रेडिएशन खारिज होती हैं वो लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। All enmities necessary for living the dignity thereby recognizing the right to health environment as part of Article 9, जो कि हमारा आर्टिकल 9 एक्सप्लेन करता है कि इसमें जो है वो आर्टिकल 9 एंड 14 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सप्लेन करता है कि हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है मतलब कि हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, हाउएवर इंस्टेड ऑफ halting the project, the court directed any aspect to review the safety aspect and order public consultation for future projects। तो उसने ऑर्डर किया था कोर्ट ने नेस्पैक को कि वो क्या करे, रिव्यू करे और सेफ्टी एस्पेक्ट्स जो हैं उनको देखिए कि कैसे इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे इन पे इनको सेव किया जा सकता है माहौल से, जो माहौल को लिए खतरनाक ना हो। तो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट, जो भी फ्यूचर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स किए जाए वो अडॉप्ट किए जाए। तो दिस केस सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड द एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इन पाकिस्तान। तो ये जो केस है ये इसकी अहमियत है हमारी इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पाकिस्तान में, एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये क्या करता है, फाउंडेशन बुनियाद फराहम करता है फ्यूचर पब्लिक लिटिगेशन की कंसर्निंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और क्या करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से कंसर्न करने में मदद देता है, और उसकी बुनियाद है, फाउंडेशन है। तो आई होप आपकी बात समझ लग रही होगी। इसके अंदर जो हमारी वापडा है, वापडा क्या 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 था, उसने कुछ वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन बनाया था रेजिडेंशियल जगह पे। तो ये केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिससे वायलेशन खारिज होती थी, लोगों की जो हेल्थ थी वो डिस्टर्ब होती, जो डिस्टर्ब होती थी। तो फिर उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाई और फिर उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर जो हजर्स हैं, हेल्थ हजर्स हैं, लेकिन इसमें ये है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, पब्लिक को नोटिस नहीं दिया गया, पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं देखा गया, और जिसकी वजह से लोगों को इसे मसला है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया और उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि जो भी पुलिस लिटिगेशन होगी और उसके ऊपर आप क्या करें, कंसल्टेशन करें, ताकि न्यू प्रोजेक्ट जो भी बने वो उसकी प्रिकॉशनरी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेशन ना हो। ठीक है, तो आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको इसकी डिफाइन डिटेल से। ये तो थीम था ना इस सारे केस का, ये जो सारा केस है शीला जिया वर्सेस वावडा केस में ये था कि वावडा वालों के अगेंस्ट ये केस था, और ये इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन के वजह से ये केस किया गया था। सही है।
तो चलिए अब मैं आगे बात करती हूँ क्वेश्चंस को। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, डिस्कस द लैंडमार्क केस ऑफ द शीला जिया वर्सेस वावड़ा केस, एक्सप्लेन इट्स फैक्ट्स। फैक्ट्स आपको पता है इसकी क्या है? शीला जिया वर्सेस वावड़ा का केस था, इसके अंदर फैक्ट्स आपको पता लगे गए होंगे कि क्या था। वो जो मैग्नेटिक वायलेशन थी, जो हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन से जो रेडिएशन खारिज होती थी, उसकी वजह से केस किया गया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन थे वो भी आपको पता ही। एंड इश्यूज क्या थे? इश्यूज यही थे कि हेल्थ हजर्स थी, और डिसीजन सिग्निफिकेंस की अहमियत यही है कि द केस सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इन पाकिस्तान एंड लीड द फाउंडेशन फॉर द पब्लिक फ्यूचर लिटिगेशन इंटरेस्ट कंसर्निंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंस में इसका ये लिख देना है आपने। Discuss the how Supreme Court of Pakistan expand the meaning of the right of life in शीला जिया वर्सेस। उसने राइट ऑफ लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि लाइफ है, जो लाइफ हर इंसान का राइट है। अगर जो लाइफ राइट है हर इंसान का, तो फिर इसको प्रोटेक्ट भी होना चाहिए। प्रोटेक्ट कैसे होगा? जब इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा। तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ द शीला जिया वर्सेस वावड़ा केस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल लॉ इन पाकिस्तान। इसकी अहमियत बयान करें शीला जिया वर्सेस की, ये इसकी डेवलपमेंट्स इन्वायरमेंटल लॉ में कैसे उसको अहमियत हासिल हुई शीला जिया वर्सेस केस की वजह से। तो आपने बतानी है, यही अहमियत आपने बतानी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, और उसके अलावा व्हाट इज़ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये है कि नोटिस देना है, पब्लिक को नोटिस लेना है। जब भी उन्होंने कोई भी ऐसे वापडा ने कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उससे पहले पब्लिक को नोटिस लेना है, और नोटिस देने के बाद हेयरिंग होगी जो पब्लिक। और उसके अलावा इसमें फाइनल प्रोजेक्ट, जब भी वो कोई प्रोजेक्ट फाइनल करेंगे वो पब्लिक को नोटिस देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि वो ठीक है, लोग परमिट करें तो वो करेंगे, अदरवाइज नहीं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये है कि उन्होंने नोटिस लास्ट में ही देना है, उसके बाद परमिट करने के बाद वो अपना प्रोजेक्ट वो फाइनलाइज करेंगे। हाउ इट वाज अप्लाई द शीला जिया केसेस, यही था कि लोगों के उन्होंने परमिट नहीं लिया था लोगों से, लोगों को बताया नहीं था इसके बारे में, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था। राइट अ नोट ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे आप नोट लिखें विद द रेफरेंस ऑफ शीला जिया वर्सेस, और शीला जिया वर्सेस का वापडा का केस जो, उस पे एक नोट लिखना है आपने। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो बेस है उसको डिस्कस करना है, और विद रेफरेंस केस लॉ, वही केस लॉ का हवाला देना है आपने। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस आपके इसी केस में से आएंगे। कोई भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है किसी भी तरीके से, तो अपने इस केस को अच्छे से देख लेना है। आउटलाइन इसके अंदर है हमारे पास। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर फैक्ट्स ऑफ दिस केस लिखने हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन्वॉल्व लिखनी है, उसके बाद लीगल इश्यूज बिफोर द कोर्ट क्या थे, और उस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल थे इसके अंदर मोस्टली। और जो कोर्ट ने देखा था वो राइट ऑफ लाइफ देखा था आर्टिकल 9 के अंदर, और एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स ये थी अप्लाई की करने चाहिए। और डिसीजन द कोर्ट का डिसीजन क्या था, और सिग्निफिकेंट ऑफ दिस जजमेंट, इसकी अहमियत क्या है, और लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, ये चीज़ देखी थी आउटलाइन में। जब भी आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपने ये चीज़ें लास्ट में लिखनी है। कौन सी चीज़ें हैं? इंट्रोडक्शन, फैक्ट ऑफ दिस केसेस, प्रोविजन इन्वॉल्व करनी है इन्वायरमेंटल लॉ के कोई भी इसके अंदर, इन्वायरमेंटल एक्ट की। और उसके बाद लीगल इश्यूज क्या है, इंटरप्रटेशन क्या हुई, राइट ऑफ लाइफ की इंटरप्रटेशन हुई, एप्लीकेशन क्या थी, और डिसीजन ऑफ द कोर्ट क्या थी, और उसके अलावा सिग्निफिकेशन क्या है इसकी अहमियत की, और कंक्लूजन आप लास्ट में लिख लेंगे। 9 चीज़ें लास्ट में आपने केस के अंदर लिखनी है। आगे फिर आपका 20 मार्क्स का कवर हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन की बात करूँ, मैं रीड करूँगी, जो समझाने वाला मैं खुद समझा दूँगी। इंट्रोडक्शन में इसमें ये द केस ऑफ शीला जिया वर्सेस वावड़ा केस 1994, सुप्रीम कोर्ट 1960-93 by the Supreme Court of Pakistan is one of the most judgment in the constitutional environmental history of Pakistan. This case is regarded as the foundation of the environmental jurisprudence because it expands to scope of the fundamental right of life under Article 9 of the Constitution. The court recognized the right to life include the right to clean and healthy environment.
ठीक है, ये वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या हैंडल किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 9 यानी कि राइट ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे उसने इंटरप्रिटेशन की थी। फैक्ट ऑफ दिस केसेस के क्या थे? अ ग्रुप ऑफ दिस रेसिडेंट्स filed a petition under the article 184 section 3 of the constitution challenging the construction of the high voltage electricity grid station of the by Wabda in their residential area which was reserved as a grid belt। और वापडा की तरफ से क्या किया गया था? एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन जो है वो कायम किया गया था। ये इसको ना आप हाईलाइट में कर देती हूँ, ये चीज़ आपने याद रखनी है इस केस के अंदर। वो ये थी कि अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन वापडा रेजिडेंशियल एरिया विच वॉज रिजर्व एज अ ग्रिड बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ठीक है। और इसके अंदर यही था कि रेजिडेंशियल एरिया पे क्या बनाया गया था? एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन बनाया गया था। उसके अलावा द पिटिशनर ने आर्ग्यूड किया था कि द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स ईएमएफ जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द ग्रिड स्टेशन कुड कॉज सीरियस हेल्थ हजर्स। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स हैं ये क्या करती है? ईएमएफ जो है ये क्या करती है? सीरियस हेल्थ हजर्स पैदा करती हैं। और उसके अलावा द कंस्ट्रक्शन वायलेटेड द इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, और जिसकी कंस्ट्रक्शन है वो वायलेट करती है इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, जो कि इन्वायरमेंट का स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी कि इसको ऐसे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है जो कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है। फर्ज करें वहाँ से धुआं निकलता है, एक्स्ट्रा जो रेडिएशन के साथ साथ कोई जगह जहाँ से धुआं भी निकलता है, धुआं जो है वो सारी फिजा को आलूदा करता है, उसके लिए उन्होंने स्पेशल कोई इंतज़ाम नहीं किया। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको वायलेट करता है ये, जो हुकूमत ने को स्टैंडर्ड मुकर्रर किया उससे ज़्यादा है, ठीक है। उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो वायलेटेड इन्वायरमेंटल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करती है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है। उसके अलावा दिया फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 9, जो उनका आर्टिकल नंबर 9 आर्टिकल 9 फंडामेंटल ऑफ लाइफ है, एंड राइट ऑफ डिग्निटी जो है, दो आर्टिकल्स में इसमें एक्सप्लेन है। एक आर्टिकल 9 राइट ऑफ लाइफ एंड 14 राइट टू डिग्निटी वर बीइंग इन्फ्रिंज्ड, और वो क्या राइट जो इन्फ्रिंज किए जाते थे। द सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन द पिटीशन एज अ मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन किया द पब्लिक पिटीशन के तौर पर द पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्विंग इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। और उसने कैसे डील किया कि जैसे कि उसने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाना है, ठीक है। इसको देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने इस मैटर को हेल्ड किया, डिसीजन दिया इस पर, ठीक है, कि वो केस के साथ साथ क्या कर रही है? इन्वायरमेंटल राइट की प्रोटेक्शन कर रही है। सही है। अच्छा, तो इसके अंदर तीन बातें कौन सी थी? तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व थी। पहली चीज इसके अंदर राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, हर पर्सन को राइट है। आर्टिकल 14 इनवालिबिलिटी ऑफ राइट ऑफ डिग्निटी ऑफ अ मैन, इंसान की कोई अहमियत है उसको साफ साफ बोल देना चाहिए, इसके लिए ये था। आर्टिकल 184 सेक्शन 3 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी कि इन मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, के लोगों के जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है उसको देखते हुए द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एक्सप्रेसली मेंशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 184 है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है कि वो क्या करे? पब्लिक मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस, कि हमारी जो कोर्ट है वो क्या करे? मैटर्स ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस दे पब्लिक को, ठीक है। ये तो हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है ना, पब्लिक को इम्पोर्टेंस दे, तो वो क्या करे? हेल्ड टू इंटरप्रेट द प्रीवियसली ब्रॉडली, और इसको इंटरप्रेट करे। लीगल इश्यूज में आपको बता दूं इसके अंदर एग्जामिन जो किए गए थे, सबसे पहले इसके अंदर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रिड स्टेशन, जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो देखी गई थी। ग्रिड स्टेशन की पोजेस थ्रेट ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, जो खतरा थी लाइफ का और हेल्थ का, इससे या तो लाइफ भी खत्म हो सकती थी और हेल्थ भी जा सकती थी, ठीक है। दो चीजें थी कंस्ट्रक्शन की वजह से। और सेकंड आर्टिकल 9 इंक्लूड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल की बात थी आर्टिकल 9 में। और वेदर कोर्ट कुड एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 184, कोर्ट को क्या करना चाहिए? हमें जुरिस्डिक्शन यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 184(3) को यूज करते हुए क्या करे? अपना डिसीजन दे, क्योंकि उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे। वेदर लेक ऑफ द साइंटिफिक सर्टेनिटी कुड प्रिवेंट जुडिशियल इंटरवेंशन, और उसके अलावा ये बात की गई जिसके अंदर लेक थी, कमी थी साइंटिफिक सर्टेनिटी की। साइंटिफिकली इसमें कोई भी एक्सप्लेन नहीं था कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ये प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंटल लाइफ को।
तो इस वजह से भी उन्होंने क्या कहा था, जुरिस्डिक्शन इंटरवेंशन होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट ऑफ लाइफ आर्टिकल 9 हमें एक्सप्लेन करता है, तो इसको पढ़ ले। द सुप्रीम कोर्ट गैव एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन टू वर्ड लाइफ। इंटरप्रिटेशन किया द वर्ड लाइफ को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। इट हेल्ड दैट द लाइफ डजंट मीन दैट द एनिमल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये नहीं कि ये हम सिर्फ जानवर ही रह सकते हैं लाइफ में। तो इट इंक्लूड्स ऑल सच फैसिलिटीज, इसमें तमाम वो सहूलतें होनी चाहिए, एंड एनिमिटीज विच अ पर्सन इज इंटाइटल्ड टू एंजॉय विद डिग्निटी अकॉर्डिंग टू लॉ। इसके अंदर वो तमाम सहूलियात होनी चाहिए जो कि इंसान की डिग्निटी को इम्पोर्टेंस देती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के मुताबिक, ठीक है। तो therefore the right to health and clean environment become the part of the fundamental right to life and dignity। तो इसलिए कहा जाता है, तो हमारा राइट ऑफ लाइफ है, राइट टू हेल्थी एंड क्लीन environment पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या चीज़ राइट है? हेल्थ एंड क्लीन environment, health and clean environment became the part of the fundamental right and dignity। The interpretation standards, constitutional protection, environmental right। इंटरप्रिटेशन की जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो ताकत थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को, इन्वायरमेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती थी। सही है। अब एप्लीकेशन ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स की मैं बात करूँ। एप्लीकेशन ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इसके अंदर ये थे, द कोर्ट रेफर द RIO डिक्लेरेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल डिक्लेरेशन 1992 adopted the precautionary principle. The principle states that if there is a threat of the serious environmental damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason delay preventive measures. Although the scientific evidence about the harmful effect of the electronic magnetic fields was not conclusive, the court preferred a cautious approach। मुझे लगी इस बात की। उसने कहा कि कोर्ट को क्या करना चाहिए, अगर वो नुकसानदेह देती है, हेल्थ पर इफेक्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स, तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये वाकई इफेक्ट होती है, तो फिर ये करे वो साइंटिफिकली जो सर्टेनिटी नहीं है उसको साइंटिफिक सर्टेन करे, ठीक है। जो इफेक्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स, उस पर क्या करे, एक कंसल्ट करे कि ये वाकई कैसी इन्वायरमेंटल जो हमारा इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, ये मैग्नेटिक वेव्स कैसे करती है। अच्छा, तो कोर्ट का डिसीजन देख लेते हैं। डिसीजन ऑफ द कोर्ट डिडंट इमीडिएटली स्टॉप टू द प्रोजेक्ट। कोर्ट क्या थी, कोर्ट ने क्या किया, डिडंट इमीडिएटली, फौरन क्या किया, उस प्रोजेक्ट को नहीं रोका। उसने रोकने के बजाय इंस्टेड उसने क्या किया, इट बैलेंस्ड इन्वायरमेंटल कंसर्न, उसने क्या किया, इन्वायरमेंटल बैलेंस मसले को समझा विद नेशनल डेवलपमेंट नीड्स, कि ये मसला जो है ये नेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि द कोर्ट ने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान नेस्पाक, नेस्पा को, यानी कि नेशनल, ये बच्चे पूछ रहे थे, नेस्पा का नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान टू रिव्यू द ग्रिड स्टेशन टू प्रोजेक्ट एंड सजेस्ट सेफ्टी मेजर्स। रिव्यू करें, नेस्पा क्या करें, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस जो है वो क्या करे, रिव्यू करे ग्रिड स्टेशन के प्रोजेक्ट को, और साथ में सजेस्ट करे सेफ्टी मेजर्स, इसको कैसे सेव किया जाए, इन्वायरमेंट में कोई इम्पैक्ट ना करे। और उसके अलावा द गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ कमीशन, और गवर्नमेंट को कहा कि वो कमीशन अपॉइंट करे ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज साइंटिफिक फॉर फ्यूचर ग्रिड स्टेशन। जो फ्यूचर के अंदर जो भी हुकूमत को लगता है कि उसने अपने ग्रिड स्टेशन कायम करनी है या बनाने हैं, तो वो फ्यूचर ग्रिड जो प्रोजेक्ट हैं उनको उनके ऊपर कमीशन बनाए ताकि वो कंसल्ट करे, पब्लिक कंसल्टेंट किया जाए, लोगों की राय ली जाए। और उसके अलावा बिफोर सच प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन, जब भी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, पब्लिक कंसल्टेशन लाजमी करे, से नोटिस करे, और अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो लाजमी फिर वो अपने ऑब्जेक्शन रेज करें। आफ्टर रिव्यू द ग्रिड स्टेशन वाज अलाउड, उसके बाद ये रिव्यू करने के बाद जो हमें ग्रिड स्टेशन बनाने की इजाज़त दी जा सकेगी। टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द सेफ्टी मेजर्स, जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे विद द सेफ्टी मेजर्स, जो कि सेफ्टी मेजर्स को वायलेशन ना करते हो, ठीक है। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था, 3 चीज़ें उसने ऑर्डर की थी। उसने कहा था कि पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, लोगों की राय ली जाए, ताकि उसने कहा था गवर्नमेंट ने जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वो क्या करे, कमीशन अपॉइंट करे जो कि फ्यूचर ग्रिड स्टेशन प्रोजेक्ट पे काम करे।
एक उसने दो चीज़ें ये की थी, एक उसने ये बात कही थी कोर्ट ने कि वो क्या करे, नेस्पक जो है वो रिव्यू करे, नेशनल जीनरिक जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान है वो रिव्यू करे जो हमारा ग्रिड स्टेशन है, और उस पर सजेशन दे सेफ्टी मेजर की। ठीक है, ये तीन बातें इस बात में की गई थी। और लास्ट में कहा गया था रिव्यू करने के बाद अगर ग्रिड स्टेशन के वो अलाउ करे तो वो कंस्ट्रक्ट करे विद द सेफ्टी मेजर्स के साथ। ठीक है, जिससे उनकी लाइफ में जो है वो उसको खतरा ना हो और उनकी हेल्थ को खतरा ना हो। अच्छा, तो इसकी अहमियत अगर मैं बयान करूँ तो एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ द राइट ऑफ लाइफ। ये राइट ऑफ लाइफ की जो हमारा राइट ऑफ लाइफ आर्टिकल 9 हमें प्रोवाइड करता है, ये इस मीनिंग को एक्सपेंड कर देता है। इसने एक्सपेंडेड किया। ठीक है, इसने रिकॉग्नाइज किया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो एज हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके अलावा इट्स द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर आर्टिकल 184। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, स्ट्रेंथ दी। इट इंट्रोड्यूस द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन पाकिस्तान। इसने क्या किया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करवाया। सेम है जैसे उसने वो प्रिंसिपल दिया था ना कमिश्नर का, कमिश्नर अडॉप्ट करे फॉर द रिसर्च PCSI और पाकिस्तान कौंसल सर्विस कमीशन, जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, वो इसी तरह इसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को अडॉप्ट करे, पब्लिक राय ले, उनको नोटिस दे, उनसे उनकी ऑब्जेक्शंस जो रेज करते हैं उन पे बात करे, उनको सॉल्व करे, और फिर उसके बाद जो है वो फाइनल करे अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को पाकिस्तान में अडॉप्ट करवाया था इस केस ने। और इसके अलावा इट इम्पोज द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। इसने इम्पोज की थी पब्लिक ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। स्टेट के ऊपर इसने पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जो है वो इम्पोज की थी कि जब भी कोई स्टेट यानी गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाने लगे, वो क्या करे, प्रोटेक्ट कर एनवायरमेंटल राइट को। इट फेवर्ड, इसने बुनियाद फराहम की द वे ऑफ द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन की एनवायरमेंट पे भी लेजिस्लेशन की जाए, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो हमारा ये पीपा एक्ट है, कह लें पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1987 की बुनियाद फराहम की। तो क्योंकि ये केस हमारा जो है 1994 का केस है, तो ये केस तब आया था जब हमारा हमारा पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है तब नहीं था। तो इस केस की वजह से इसने इस बात को भी बराबर दिया था, कहने की एक रास्ता दिया था, इस बात को इम्पोर्टेंस दी थी। ये सिर्फ यकीन दहानी कह लें या फिर ये रिकॉग्नाइज करवाया था कि एक एक्ट होना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1997 में आया था। इट ले दो द फाउंडेशन फ्यूचर इन्वायरमेंटल केसेस इन पाकिस्तान। और इसने क्या किया कि जो फ्यूचर केसेस पाकिस्तान में होंगे उसको इसने बुनियाद फराहम की। तो कंक्लूजन मैं वेट करूँगी, आपको समझ आ जाएगी, जहाँ ना समझ आए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर क्या था, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इस केस में, और इसने बुनियाद फराहम की थी हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 को। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। शीला दिया वर्सेस वापडा केस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में, लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क केस है। साइटेशन मैंने आपको पहले बता दी थी, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको रीड कर लेना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, जनरल नॉलेज बता रही हूँ, बेसिक आपने इसकी साइटेशन पढ़ लेनी है जाके। Conclusion Maker Shilajah versus Babda case is a landmark judgment that transformed the environmental protection into the constitutional right of Pakistan. The Supreme Court interpreted Article 9 broadly and held that the right to life includes the right to live in clean and healthy environment with dignity. By applying the precautionary principles and surrounding public interest litigation, the court ensured that the development must not compromise development fundamental rights. This case remains a guiding precedent in environmental and constitutional law. ठीक है, तो ये बात हुई, ये कंक्लूजन में आपने लिख देना है। शुरू से आखिर तक सब कुछ आ गया इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट में आया, आर्टिकल 9 को हुई, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस दी गई, और इसके अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस दी गई। ये जो है वो पॉइंट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रेट हुआ आर्टिकल 9 का था। और इसके अलावा प्रिकॉशनरी जो प्रिंसिपल थे वो देखे गए थे। स्ट्रेंथिंग जो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था उसको इम्पोर्टेंस दी गई थी। और उसके अलावा इंश्योर द डेवलपमेंट मस्ट नॉट कंपेयर फंडामेंटल राइट, तो इसके अलावा ये भी कहा गया था फंडामेंटल राइट में कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए था। और ये रिमेंस हमेशा रहता है, ये रहेगा प्रेसिडेंट इन एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक प्रेसिडेंट के तौर पे ये केस रहेगा, शीला जिया वर्सेस वापडा केस। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड केस फॉर यू एनवायरमेंट।
तो जब भी आपके पास कोई केस आए इन्वायरमेंट पर तो आपने उसको ऐसे ही डील करना है, ऐसे ही रीड करना है, वैसे ही अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर राइट ऑफ लाइफ है, इसके अंदर जो हमारा कोर्ट की पावर है कि वो इस पर कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई डिसीजन ले सकती है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन देख लेनी है, और उसके अलावा आपने इसके फैक्ट्स को देख लेना है कि फैक्ट्स कौन कौन से हैं, और फिर किस तरह से वो कोर्ट वगैरह खुद ही कर लेगी। ठीक है, तो आपने भी कोशिश करनी है इस केस को अच्छे से पढ़ें।